नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगता है अब शाश्वत बहस का मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि तारीखों पर तारीख मिलती जा रही है और सियासत भरपूर हो रही। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार को भी सरकार के वकीलों ने समय मांगा। इसको लेकर अब सियासत भी तेज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि आप समय मांगेंगे तो उसमें बड़ी देरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक संकेत दिया कि क्यों ना ये मामला हाई कोर्ट को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट जितने अच्छे से सुनवाई कर सकता है वो उसको सारी परिस्थितियां पता होती हैं। हालांकि हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द मामले को निपटाना चाहते तो आप लोग अपनी बहस जो है वो 9 अक्टूबर यानी गुरुवार को करिए। तो गुरुवार को क्या इस बड़े मंथन के बाद, बड़ी कवायद के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद क्या लगता है कि गुरुवार को एक ऐसा निर्णय होने वाला है जो इतिहास रचने वाला है मध्य प्रदेश के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर? इस पूरे मसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सरकार की मंशा पर। तो सरकार की मंशा साफ है। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा ओबीसी के लिए है वो स्पष्ट है, ओबीसी को उसका हक मिले। पर जीतू पटवारी दिल्ली से ही अपनी टीम के साथ, वकीलों की टीम के साथ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं, सरकार नहीं चाहती, इसलिए ये मामला 2019 से लटक रहा है। एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि क्या कहा विपक्ष ने। तो चलिए अभी हम वो बयान सुनवाते हैं आपको जीतू पटवारी का, लेकिन उससे पहले अब सीधे चर्चा पर चलते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे करवाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित तावरे जी कांग्रेस से, ब्रजगोपाल जी भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी हमें तरफ। आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले ब्रजगोपाल जी, ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है, देर हो रही है, आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि सरकार समय मांग रही है, इसको लेकर नाराज़गी भी सुप्रीम कोर्ट की दिखाई दी, उसको लेकर जीतू पटवारी ने हमला बोला कि सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, वो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये आग्रह पूर्वक कहूँ कि मैंने ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं उनकी मंशा क्या, और इतिहास बताता है कि आपका वर्तमान क्या है और भविष्य में आप क्या चाहते हैं। केवल किसी समुदाय विशेष या किसी वर्ग को वर्ग लाने की ये बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब जब सरकार में रही, इन्होंने कभी कोई एक काम भी नहीं गिना सकते हैं। मैं क्रमवार गिना देता हूँ। काका कालेलकर कमेटी बनी, इन्होंने उसकी रिपोर्ट को पेंडिंग किया। इसके बाद मंडल कमीशन बना, इन्होंने उसकी रिपोर्ट को पेंडिंग किया और उसको लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने किया। उसके बाद राजीव गांधी जी ने सदन में कहा कि हम इस आरक्षण के विरुद्ध हैं। फिर तीसरी बात, जब कमलनाथ जी की अभी सरकार बनी तो इन्होंने 4 लाइन का एक कागज जारी करके उसे करने का प्रयत्न किया, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और उसके लिए वकील भी खड़ा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भी उसे हम लेकर गए, इसलिए लेकर गए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपके वो कौन से आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के कारण आप ये रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। तो तब तक, जब तक उस पर रोक थी, तो हमने क्या तय किया कि सभी सरकारी नौकरियों में जो पद हैं वो उतने रिक्त रखे जाएं, उतने इसलिए रिक्त रखे जाएं ताकि जब भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो तो हम उन पर उनकी नियुक्तियां दे सकें। तो जो हम काम कर रहे हैं, और जीतू पटवारी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये काल बजा रहे हैं और मुंह चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों में बहुत फर्क है। काम करना बहुत अलग बात है, चाहे पिछड़ों के लिए हो और चाहे हमारे दलित आदिवासियों के लिए हो। कांग्रेस के पास बताने कुछ नहीं है, केवल उंगली उठाना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को और जीतू पटवारी को आत्मचिंतन की ज्यादा आवश्यकता है, बजाय हम पर उंगली उठाने। बिल्कुल। अमित तावरे जी,
आत्मचिंतन करे कांग्रेस बजाय भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने के, क्योंकि भाजपा की हमेशा से मंशा रही है कि ओबीसी को उसका हक मिले और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले गई सरकार और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी हो रही है। उम्मीद है कि बहुत बेहतर निर्णय होगा जो गुरुवार को जो सुनवाई होनी है उसके बाद। 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जो आरक्षण संबंधी व्यवस्था थी जो आगे बढ़ाई गई थी, फिर वहां भारतीय की सरकार आई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने कानून बनाया, विधानसभा से पारित कराया, फिर भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी सरकार अस्तित्व में आई, फिर ठंडे बस्ते में चले गए। तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणियां आ रही हैं जिसको देख के शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये तो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। इनके तो नेताओं तक ने कहा है कि आरक्षणों के बारे में किस तरीके से कि इनके बयान आए हैं। तो ये जो पिछले दरवाजे से आरक्षण के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो बयान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार आरक्षण के बारे में क्या प्रयास कर रही है या किस तरीके से अनिच्छा है सरकार की, ये यदि पिछली 2 हेयरिंग के यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि सारी स्थिति परिस्थितियां सबकी सब सामने आ जाएंगी। ठीक बात। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, तारीख पर तारीख और अब एक उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट के जो सलाह कह लें उसको, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आज, जिस तरीके से एडवोकेट जनरल तुषार मेहता सहित पूरी टीम ने सरकार की ओर से कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, क्या लगता है कि अब गुरुवार को क्या ये उम्मीद है कि बहुत बेहतर फैसला आएगा और ये जो है वो फैसला एक नजीर बनेगा, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सी गुंजाइश छोड़ी है कि ये हाई कोर्ट को क्यों ना दे दिया जाए? देखिए, इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी कि अभी इस बार भी कोई हल नहीं निकलेगा इसका कोर्ट से, ये मान के चलिएगा। टिप्पणी करना एक अलग बात होती है, फैसला देना एक अलग बात थी। टिप्पणी तो जस्टिस महोदय कुछ भी कर देते हैं, पर फैसला लिखते समय उस टिप्पणी की बात कभी नहीं करते हैं। ये अपन एक बार नहीं, कम से कम ऐसा 100-200 बार देखा जा चुका है। बात ये है कि ये जो एक जो 50% वाला कैप है, जो 50% वाला कैप है रिजर्वेशन का, अगर इसमें कुछ भी किया जाता है तो 50% से ऊपर निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब चाहे राजनीति कुछ भी हो, देखिए मजबूरी, राजनीतिक मजबूरियां कुछ भी हो, किसी भी दल की हो, कुछ भी कहे, लेकिन सबको मालूम है असलियत कि ये हो नहीं सकता। अगर ये बीजेपी विपक्ष में होती तो वो भी यही कहती जो कांग्रेस आज कह रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए वो, लेकिन तमिलनाडु में तो है ना, तमिलनाडु में तो उदाहरण दिया जाता है। देखिए, तमिलनाडु में अगर उदाहरण दिया जाता है, उसको सही तरीके से कोई कोर्ट में ले जाएगा तो वो इलीगल करार दिया जाएगा। अब समझिए बात को कि जो संविधान ने जो प्रोविजन बना रखा है उसको कैसे पास किया जा सकता है 50% वाले कैप का। लोकसभा विधानसभा में SC ST के लिए जब रिजर्वेशन शुरू से ही संविधान ने दे दिया था कि SC और ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा, तो उसी दिन OBC का भी कर देना था। ऐसा तो है नहीं कि जब संविधान बन रहा था तब OBC के बारे में मालूम नहीं था कि पिछड़ा वर्ग भी कुछ होता है। फिर दूसरी बात ये है कि ये इसमें अभी एक बहुत बड़ी चीज OBC में आई थी, जो सिर्फ OBC में ही आई है, जो बाकी जगह भी आनी चाहिए, जो क्रीमी लेयर वाली बात। तो अभी, और तीसरा पॉइंट ये है कि आज की स्थिति में लोकसभा में 120 सांसद हैं OBC के, यानी कि 22% हैं, और जबकि 27% रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो मतलब ऐसा है कि अपन भले ही कानून कुछ भी हो, पर बिना उसके भी OBC इतने सक्षम है, और OBC के नेता अपने आप को मतलब इतने अच्छे से एस्टेब्लिश करे हुए हैं कि वो 22% लोग आज सांसद हैं। इसी तरीके से विधानसभाओं में स्थिति है, इसी तरीके से अलग अलग जो है
राज्यसभा का तो नहीं मालूम, राज्यसभा का आंकड़ा नहीं मालूम। मतलब अभी भी मतलब बहुत स्थितियां ऐसे अनुकूल नहीं है कि जिस तरीके से लग रहा है कि सहज सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो समय ही मांग चुकी है सरकार। जीतू पटवारी ने क्या क्या, चलिए वो सुन लेते हैं, फिर गोपाल जी के पास चलेंगे। फिर मध्य प्रदेश सरकार का चेहरा ओबीसी आरक्षण को लेकर बेनकाब हुआ है। इसके पहले जिस तरीके से तारीख लगी थी, जब एडवोकेट जनरल साहब ने तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था, लॉजिक कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी कि आप बार बार तारीख क्यों लेना चाहते हो, 4 महीने आगे की तारीख मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। जब आज तारीख फिर आई तो तुषार मेहता जी ने फिर समय आदरणीय न्यायाधीश जी से मांगा। उन्होंने उनको फटकार लगाई और ये कहा कि जो बच्चे पीएससी में बैठे हैं, जो राज्य की सेवाओं में हैं, वो ओवर एज होते जा रहे हैं। जो बच्चे 7-7 साल से एग्जाम देके घर बैठे हैं, नियुक्ति नहीं मिल रही, पदस्थापना नहीं हो रही, उनका क्या होगा। कल की तारीख फिर दी माननीय न्यायालय में। ये मैसेज था कि तुषार मेहता जी का फिर से इस पूरे मामले को रफा दफा करना, छुट्टियों पे ले जाना और आगे बढ़ाना, कि ओबीसी आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। तो ब्रज गोपाल जी, सुन लिया आपने, जीतू पटवारी दिल्ली से बोल रहे हैं, पीछे पूरी टीम खड़ी है वकीलों की। जी, बिल्कुल ठीक बात है, मगर मैं एक आग्रह करना चाहता हूं महेंद्र जी कि ये कांग्रेस पार्टी के विषय में 1975 में शरद जोशी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें दोष बने रहेंगे, गुण लौट लौट कर आए। तो ये शायद वो चिंता आज कर रहे थे। मैं इतिहास बताता हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होने की कोशिश जीतू पटवारी और कांग्रेस कर रही है, इनके इतिहास में ये कभी बता दें कि एक बार भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे किसी भी राज्य की हो, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और उसके निर्देशों को अक्षरशः मानते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले ही ये कहा है अपनी टिप्पणी में कि राहुल गांधी जी, अगर आप देशभक्त होते तो आप ये बातें न करते। जिसके बदले प्रियंका गांधी ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है इन पर टिप्पणी करने का, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, आप पिछड़ों के आरक्षण की बात करिए। और मैं फिर से कहता हूं, जिन्होंने पिछड़ों को पिछड़ा रखा है वे कृपया आज उनका वकील बनने की कोशिश ना करें। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को हमेशा आगे रखने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी उनके कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हमने 4 मुख्यमंत्री दिए, चारों पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र बता दें कि इनने पिछड़ों का क्या हल किया। सुभाष यादव जी थे, उनकी क्या मतलब, वो शब्द ठीक नहीं लगता कि उनकी दुर्गति करने में कोई कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ी है। अभी उनके चिरंजीव अरुण यादव जी के साथ किस तरह का व्यवहार जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। तो पहले तो जीतू पटवारी जी, जो आप कह रहे हैं उस पर आचरण करना भी तो सीखिए कि केवल यहाँ मीडिया में वकीलों की फौज के आगे खड़े होकर बयान देने से काम नहीं चलेगा। पहले पिछड़ों को आगे तो आने की कोशिश करिए। आप तो हर पिछड़ा नेता को पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहां खड़ा है उसको और पिछड़ा, यानी ये मध्य प्रदेश में जो वर्ग नहीं है अति पिछड़ा, वो करने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं फिर से कहता हूं, पिछड़ों ने बार बार मध्य प्रदेश में ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी उनकी शुभचिंतक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। यदि हमारे पिछड़े ये ना समझ रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 60% नहीं होता मध्य प्रदेश में, जो कहीं कांग्रेस ने जीवन में कभी देखा नहीं है कि वो कितना होता है। तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछड़ों के कल्याण के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और ये चाहते हैं। अच्छा, आप तो देखिए, आप तो एडवोकेट भी हैं ब्रज गोपाल जी, तो ओबीसी आरक्षण का केस हाई कोर्ट को भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है ऐसा कि जिस पर ये टिप्पणी की गई है कि हाई कोर्ट बेहतर परिस्थितियां समझ सकता है? देखिए महेंद्र जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट के हिस्से के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। हाई कोर्ट से ही ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला और बेहतर फैसला मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बहुत जल्द निपटाना चाहते। बिल्कुल, इस प्रदेश ने और इस देश ने जितना ऐतिहासिक कुछ किया है
उन सबका भगवान ने अवसर हमें दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने अवसर हमें दिया, तो निश्चित है कि जो अवसर हमारे पास आता है किसी के कल्याण का, जन कल्याण का, उसका हम लाभ उसको देने का प्रयत्न करते हैं। और मुझे लगता है कि ये पिछड़ों के कल्याण का जो सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश में होने जा रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के ही मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ही होगा। मगर जो मैंने शुरू में आग्रह किया था कि काम करने में और गाल बजाने में बहुत फर्क है। माननीय मोहन यादव जी काम कर रहे हैं और जीतू पटवारी जी टेक्निकल संभव नहीं है। राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसमें संभव नहीं लगता है इन चीजों का होना। नहीं, मैं आपसे फिर विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था महेंद्र जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मांगा है कि पिछड़े वर्ग की आबादी आपके यहाँ कितनी है, इसका कौन सा डेटा आप हमें उपलब्ध करा रहे हैं। उस डेटा को भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराया है। अब अगर उस डेटा में कोई कमी अगर सुप्रीम कोर्ट बताती है तो सरकार उस पर भी काम करे। नहीं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का आ चुका ना, कुछ ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिए थे कि इसमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। देखिए महेंद्र जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, दो बातें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण टिप्पणी करते हैं और एक आदेश देते हैं। टिप्पणी बहुत भिन्न चीज है और आदेश बहुत भिन्न चीज है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय का अक्षरशः पालन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अमित तावरे जी, अब बताइए कि क्यों इस तरीके की सियासत कर रहे हैं जब सरकार की मंशा साफ है, सरकार ने आंकड़े दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो न्याय होगा ओबीसी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट से जो भी न्याय होगा वो अक्षरशः पालन किया जाएगा। और जो डाटा दिए गए हैं उसमें ये हवाला दिया गया है कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हक मिलना चाहिए। फिर भी अब कांग्रेस जो है फिर माइलेज लेने की आप कमलनाथ जी की बात छेड़ देते हैं। कमलनाथ जी के फैसले में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी कह रहे हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, इसीलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब भाजपा सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट ले गई मामले को। बड़ी हास्यास्पद बात है ये। सुभाष यादव जी दिवंगत हो चुके हैं, हमारे आदरणीय नेता थे, स्वर्गीय हैं वो। उनकी बात तो याद है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अब वो तो है नहीं जो जब जवाब दे सकते हैं, लेकिन लोहिया साहब को ये याद नहीं है कि हमारी पिछड़ा वर्ग की बहन जिसने एक एक गांव एक एक शहर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, उनको किस तरीके से उनके समर्थकों को प्रदेश कार्यालय से धक्के देकर बाहर भगाया गया था। बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से। तो ये अदाकारी और कलाकारी की जो राजनीति है, सुविधा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। ऐसा क्यों होता है जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आरक्षण के खिलाफ एक माहौल बन जाता है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज हो। आज आप देखिए कि किस तरीके से हमारे सीजेआई हैं उनके ऊपर जूता फेंका गया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया गया। ग्वालियर के एक जज जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मूल मानसिकता है, संघ की मूल मानसिकता है। संघ में क्यों कभी कोई सवर्ण के अलावा संघ प्रमुख नहीं बना? यदि ये वास्तविक हितैषी है तो संघ को सबसे पहले उदाहरण देना चाहिए। सबसे पहले तो संघ बना 1924 में, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सालों बाद बनी, लेकिन जिस संघ की विचारधारा से ये लोग बनते हैं, क्यों कभी कोई पिछड़ा वर्ग का, क्यों कभी कोई दलित समाज का व्यक्ति जो है वो संघ प्रमुख नहीं बना? ये इनकी वास्तविकता है। कुछ भी बोल लें, लेकिन ये सदा से आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी थे, पिछड़ा विरोधी थे, और ये मूल मानसिकता है इनकी, ये हमेशा रहे। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, 73% हो जाएगा यदि ओबीसी को 27% आरक्षण का जो निर्णय है वो हक में आता है, तो पूरा ओवरऑल आरक्षण 73% मध्य प्रदेश में। यही तो बात है हो रही है कि इसी कारण से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, जिस तरीके से सरकार ने आंकड़े रखे हैं। देखिए, एक बात है, ये दुखद किस्सा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 15 साल के लिए बस रिजर्वेशन दो, उसके बाद खत्म कर दो। लेकिन स्थितियां ये हैं कि रिजर्वेशन ही अब हथियार बन गया है, पक्ष को अपना पक्ष मजबूत करने में, विपक्ष को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। ये है परेशानी बहुत बड़ी। अब एक चीज देखिए,
41 से जो मंडल कमीशन ने 79-80 में जो उनका मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 41 से 52% के बीच में ओबीसी था, वो भी स्पष्ट नहीं था। और उन्होंने 3743 जो है कास्ट जो है ओबीसी में मानी थी। अब आप सोचिए कि उसके बाद वीपी सिंह ने उसको लागू भी कर दिया। वीपी सिंह ने जो भी हुआ, अभी काफी कुछ समस्याएं आई, आपको भी याद होगा। लेकिन अगर एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कोई खैरात थोड़ी बढ़ रही है। आप जिसकी काबिलियत होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है कि मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है उसके लोग ज्यादा होंगे, ऐसा होगा तो फिर हम कभी भी हमेशा जो आज आप सोचिए 47 में हम लोग अंग्रेज यहाँ से गए और अपने हाथ में आया, और अपने बाद बहुत सारे देश सुपर पावर बन चुके हैं। चाइना अपने पास में, इजराइल अपने पास में, जो कि जिसने रेगिस्तान मिला था जिसको, और हम सिर्फ यही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी में लगे हुए हैं। इसी कारण से हम नीचे जाते जा रहे हैं। हमको लोगों को मजबूत करके उनको, आप आज देखिए, आज आपको अभी कुछ जो बड़ी बैंक हैं अपने यहाँ की, अपने देश की बड़ी बैंकें और विदेशों की बैंकें हैं, उनमें जो टॉप पोजीशंस पे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जबरदस्त काम कर रहे हैं प्राइवेट बैंकों में। क्यों? क्योंकि बिना रिजर्वेशन के वहां पहुंचे हैं। लेकिन इसका मतलब शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी हो, सबके अंदर जो जिसे कहना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसी ही होती है जैसी एक आम इंसान में होती है। तो इसको अगर हम बजाय उनको मजबूत करने के इसके पीछे लड़ते रहेंगे बार बार, आज आप सोचिए कि पूरा का पूरा रिसोर्सेज सिर्फ इस पे लग रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण में क्या किया जाए। नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अब विपक्ष मुद्दा उठाएगा जब राहुल गांधी कहेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर ये सवाल तो बनता है कि विपक्ष कैसे हथियार बनाना चाहता, फिर सरकारें क्या करें? ये सरकार और विपक्ष को मिलकर इस बारे में तय करना चाहिए कि अगर अंबेडकर साहब ने कहा था कि 15 साल के लिए होना चाहिए, तो उसको खत्म करने के बारे में तो ब्रजगोपाल लोहिया जी, इस दिशा में भी कभी प्रयास होंगे क्या कि ये आरक्षण की जगह जो टैलेंट के बलबूते पर सब कुछ हो? जी, ना तो लोहिया जी बोल पाएंगे ना तावरे जी बोल पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये, हमको वोट नहीं चाहिए इसलिए हम आराम से बोल सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमें कोई चुनाव लड़ने नहीं जाना है। ठीक बात। आज जिसको चुनाव लड़ना है वो ये वाली बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए, मोहन भागवत ने उस समय जब वो बिहार का चुनाव चल रहा था, सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण पर, वो एक्चुअली ये नहीं कहा था खत्म हो जाएगा, उन्होंने ये कहा था, मोहन भागवत ने, अच्छे से याद है, कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब हो सकता है, समीक्षा का एक और मतलब हो सकता था कि आरक्षण और बढ़ा देना चाहिए। समीक्षा का दूसरा मतलब होना चाहिए था कि आरक्षण कम कर देना चाहिए। तीसरा होता है कि खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उसको जिस तरह से उसका माहौल बना कि भाजपा जो है वहां चुनाव जीतते जीतते हार गई बुरे तरीके से। तो ये स्थितियां हैं। हम आज भी रिजर्वेशन के पीछे और इसके पीछे लग रहे हैं। ये नहीं कि अपने लोगों को खुद मजबूत बनाए, वो दोबारा उनको जरूरत ना पड़े इस तरह की किसी बैसाखी की, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बात। पर इसके बारे में हमें कोई, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट पॉजिटिव कमेंट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर वो वाली बात नहीं कह सकती, क्योंकि सब अपने अपने स्टैंड लिए हुए हैं इन मामलों में, इसलिए ज्यादा बहुत बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। अमित तावरे जी, तो गुरुवार को कुछ उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए कुछ बेहतर होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, बाकी जैसा सहमति बनी थी, आम सहमति सर्वदलीय बैठक में, तो उस हिसाब से ही काम होगा और ओबीसी को उसकी मंशा के अनुरूप, उसकी ताकत के अनुरूप उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी तय हो जाएगी? देखिए, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता तो जब होती है जब किसी विषय पर कहीं विवाद हो, कोई पक्ष विरोध में हो। ये तो सदा से सारे दल, सभी लोग एकजुट हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, कोर्ट कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप देना ही नहीं चाहते हैं, आप बहस ही नहीं करना चाहते हैं, बगैर तैयारी के जाते हैं ये लोग। लेकिन 15,000 पेज की एक फाइल को पढ़ना, फिर उसके आर्गुमेंट देना, इसमें भी तो वक्त लगता है, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? ये वकीलों का वहां तर्क है। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया है, गलत कहा इनको, जो फटकार लगाई है। देखिए, मुझे लगता है आपसे ज्यादा या हमसे ज्यादा ये तीनों चारों लोग जो अपन पैनल में बैठे हैं,
यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि आप चाहते ही नहीं है सर, तो मुझे लगता है उन लोगों को ज्यादा अनुभव है इन सब चीजों का। यदि कुछ चलिए ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक बात और है कि जैसा राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि ये आरक्षण 73% हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट के बेस पे सब होना चाहिए। क्या आरक्षण के बेस पे ही फिर सियासत होती रहेगी? आरक्षण में सियासत, सियासत में आरक्षण, उसके बाद बाकी की कम्युनिटी का क्या होगा? ब्रजगोपाल जी। शायद ब्रजगोपाल जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, तो हो सकता है कि अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी आपका, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपने जो हमारे लिए वक्त निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आरक्षण में सियासत और सियासत में आरक्षण, ये शाश्वत बहस का मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बुधवार को कहा है, तो गुरुवार को जब सुनवाई के बाद कुछ डिसीजन आएगा वो ऐतिहासिक होने वाला है। तो सबकी निगाहें हैं अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। क्या जैसा एक मंशा जताई जा रही है, जैसी चर्चाएं हैं कि हाई कोर्ट जबलपुर को वापस करेगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, या फिर और कुछ सुप्रीम कोर्ट दलीलों के बाद अपना डिसीजन देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि बहुत व्यस्ततम जो बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की इस मामले को बहुत जल्दी जल्दी सुनने के लिए वक्त निकाला जा रहा है, तो ये वक्त जाया ना हो और फैसला जल्दी से जल्दी आए। तो अब देखते हैं, सबकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होता है क्या नहीं होता है उसको लेकर भी आएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।